शुक्रिया सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर प्रथा मेहरा। डॉक्टर प्रथा जो एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक और शोधकर्ता हैं। वह केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद में शोध अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। अ, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। अ, सबसे पहले तो मैं इस ऑनलाइन वेबिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए आईएफपी एच का को आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक महोदय का, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में अपनी प्रस्तुति देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया। बाकी यहाँ पे बहुत वरिष्ठ चिकित्सक और हमारे गुरुजन भी हैं, तो उनको भी मेरा नमस्कार है। क्या मैं अपनी स्लाइड्स शेयर कर सकती हूँ? स्लाइड देख पा रहे हैं? यस मैम। जी। तो आज की मेरी प्रस्तुति जो है वो है अभिलेखों का रखरखाव, चिकित्सीय व्यवहार और अनुसंधान में इसका महत्व। सबसे पहले अगर इसका एक ओवरऑल जो हम बोलते हैं कि अभिलेखों का रखरखाव किस तरह से होना चाहिए और क्या है, तो ये मेरी पूरी प्रस्तुति में क्या-क्या चीज़ों को मैं लेके चलूँगी। उसमें सबसे पहले है कि हमारे को अभिलेखों का या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं एज़ अ क्लिनिशियन या एक रिसर्च के हिसाब से भी, है ना, अध्येता के हिसाब से, तो उसके लिए ये रिकॉर्ड कीपिंग का क्या ज़रूरत है। दूसरी बात आ जाती है कि हमारी नैदानिक अभ्यास का परिप्रेक्ष्य और अनुसंधान परिप्रेक्ष्य, फिर विभिन्न अध्ययन जो डिज़ाइन्स हैं, स्टडी डिज़ाइन्स जो हम रिसर्च में प्रयोग में लाते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करूँगी। और फिर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। तो हमारे इन सभी चीज़ों के लिए अगर हम एक चिकित्सक के हिसाब से एक केस लेते हैं, है ना? केस टेकिंग करते हैं, तो वो भी एक एक तरह का रिकॉर्ड है, एक अभिलेख है। तो उसको किस तरह से लेना चाहिए और कुछ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस हमारे दिशा-निर्देश हैं, जिनका हमें पालन करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताऊँगी। उसके बाद क्योंकि अभी यहाँ पे हम ज़्यादातर हमारे जो चिकित्सक हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। तो मैं इस पे फ़ोकस रखूँगी कि हमारे जो केस रिपोर्टिंग गाइडलाइंस हैं, जो हमारे दिशा-निर्देश एक केस लेने के लिए हैं, उसको हमें कैसे फ़ॉलो करना है, क्या-क्या हैं, और उसको देखते हुए हमारे अभिलेख जो है, वो दस्तावेज़ हमारे पूरे होने चाहिए। और इसमें कुछ एक जो उदाहरण हैं, वो मैं लूँगी। 2 जो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित हैं, या मतलब हमारा कहते हैं कि भारतवर्ष जो है वो डायबिटिक कैपिटल बन गया है, और दूसरी तरफ ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ में अस्थमा, सीओपीडी जैसी बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। जितना प्रदूषण है उस कारण से भी और अन्य कारण भी हैं। तो इन 2 चीज़ों को लेके मैं थोड़ा-सा कि केस रिपोर्ट में हमारे को कैसे उन चीज़ों को इन इन पर्टिकुलर 2 बीमारियों को लेते हुए मैं उसके बारे में भी बात करूँगी कि कैसे उनका रिकॉर्डिंग और गाइडलाइंस दोनों चीज़ों का देखते हुए आगे हमने बढ़ना है। तो अ, सबसे पहले वाले बिंदु पे आते हैं कि हमने व्यवस्थित अभिलेख कैसे रखने हैं और क्यों रखने हैं। सभी चिकित्सक हैं, आदरणीय हैं, तो हमारे को सबको पता है कि जो हमारे मरीज़ हैं, जब वो आते हैं, तो हम उनका नाम, उम्र, उनका जो एड्रेस है, वो सब कुछ तो लिखते हैं। उसके अलावा हम मतलब ये ज़रूरी भी है कि कहाँ से आए हैं, कौन से उनका बैकग्राउंड क्या है, वो जानना ज़रूरी है। तो हम जब उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनकी बीमारी के बारे में आगे पूछताछ करते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी बहुत महत्व है। तो हमारा रिकॉर्ड कीपिंग जो शुरू होता है, वो उनके नाम, उम्र, कौन-सी जगह को वो बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, उसको समझते हुए और आगे हम सारी चीज़ों को लिखते हैं।
और ये चीज हमारा एक, अगर हम एक दस्तावेज इस तरह से बना लें, एक फॉर्मेट बना लें, है ना, एक प्रारूप बना के उस पे उसको बिल्कुल औपचारिक तरीके से रखें, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग या एक व्यवस्थित अभिलेख को रख रखाव जो है वो यहाँ से ही शुरू हो जाएगा, कि अगर हम सब जो है अपने केस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट या एक प्रारूप पहले से बना लें। बहुत सीनियर लोग हैं जो इस तरह का ऑलरेडी प्रारूप बना के अपना केसेस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो अभी नए डॉक्टर्स हैं, जो अभी अभी चिकित्सा पद्धति में जिन्होंने जो आए हैं, तो उनके लिए भी ये है कि, इसलिए मैंने इस पॉइंट को बताया है कि हमारा ये चीज सबसे पहले जो है, हमारा एक प्रारूप, अभिलेख को रखने का एक प्रारूप होना चाहिए। इन सब में केस हिस्ट्री रिपोर्ट्स, जो हमारे जो भी खून की जांच है या कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरे की जांच है, उन सबको एक तरीके से रखना आवश्यक है। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई ऐसा आता है जिसके कोई चर्म रोग का है या कुछ भी है, तो उसका, उस समय का, जब आपके पास पहली बार आया है उस समय का एक फोटोग्राफिक एविडेंस लेना रखना जरूरी है। दूसरा है, कई लोगों का, कई चिकित्सकों का और कई जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे वो अपने मरीजों से उनकी स्वीकृति लेकर उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जो कि कई तरह की बीमारियों के लिए अनिवार्य भी है। कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी का चलने में दिक्कत है, उसकी चाल पहले कैसी थी और बाद में दवा देने के बाद में जैसे सुधार आया, तो उसमें क्या अंतर आया, उस तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग होना भी बहुत आवश्यक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास किस तरह के मरीज आ रहे हैं, और उस चीज के लिए उनके जो अभिलेख, जो आपने औपचारिक अभिलेख उनका तैयार करना है, उसमें ये सारी चीजें जो है क्रम संख्या से और क्रमवश वो लगी होनी चाहिए। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि हमारा चिकित्सा विधिक, मतलब मेडिको लीगल एस्पेक्ट से ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन या हमारे अभिलेख रखे होने चाहिए। अगर दूसरी बात करें एथिकल या नैतिक, नैतिक तरीके में भी हमारा ये जरूरी है कि हमारे पास ये अभिलेख होने चाहिए। और फिर गुणवत्ता आश्वासन, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। तो अगर हम किसी भी बड़ी कंपनी की तरफ देखें या किसी का ये देखें कि उनका कैसे वो चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से करते हैं और सुचारू रूप से वो चल पाता है, तो उसमें उसी तरीके से हम चिकित्सकों के लिए भी ये चीज़ें, इस तरह के डॉक्यूमेंट रखना या डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया, मेडिकल लीगल, एथिकल और क्वालिटी एश्योरेंस, तीनों चीजों को देखते हुए उसको रखना जरूरी है। सो हम क्या देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो आपके अभिलेख है, वो प्रमाण है कि आपका काम किस तरह से किया जा रहा है। वही डॉक्यूमेंट्स जो है, वही अभिलेख जो है, वो किस हद तक जो है पीछे तक, जो जो पहली बार आपके पास मरीज आया, उसके बाद कब आया, वो तिथि लिखते हुए डेट वाइज वो रिकॉर्ड हो, तो आप कितनी पीछे तक उसके रिकॉर्ड को पूरा देख सकते हैं, और उसको जो अल्टीमेट हम बोलते हैं ना, एनालिसिस करना, उसको समझना कि कैसे उस मरीज में सुधार आया या नहीं आया, या उसकी बीमारी जो है आगे बढ़ती गई। तो इस तरह का वो ट्रेसेबिलिटी, जो पीछे तक का रिकॉर्ड है या सारी चीजें हैं, वो अगर पूरी लिखित रूप में होंगी, तो उसको हम समझने में, करने में, और आगे उसी, अगर सुधार आया तो किस तरह से सुधार आया, कौन सी दवा देने के बाद क्या लक्षण कम हुए या बढ़े या क्या हुआ, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इस चीज को लिखना एक अभिलेख में, वो बहुत जरूरी है। और ये भी कहा जाता है कि इफ इट इज नॉट रिटन डाउन, अगर ये लिखा नहीं गया है तो ये है ही नहीं, और अगर लिखा गया है तो ये पक्का है ना, ये एक प्रमाण की तरह बन जाती हैं चीजें। कई लोगों ने ये भी देखा होगा हमारे कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, है ना, वो इस चीज का कि भी क्या प्रमाण है, किसी मरीज का जो रिकॉर्ड है वो किस हद तक प्राप्त है, नहीं है, कौन सी तिथि से है, तो कहीं ना कहीं वो
हम चिकित्सकों के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना उसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं। एक वो है कि जिस मरीज को आप देख रहे हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि भी आप जो उससे पूछ रहे हैं वो सारा चीज आपके पास में रिकॉर्डेड है, ताकि अगर कल को वो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस के लिए अपने किसी चीज के लिए है तो वो सारा चीज भी है हमारे पास एज उसके फिजिशियन हमारे पास है। आज की डेट में हम बोलेंगे कि होम्योपैथ्स के ऊपर तो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आगे आने वाले वर्षों में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री होम्योपैथी पद्धति को ऊपर लेके आ रहे हैं, आयुष मंत्रालय को ऊपर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीम में आएगा और ये वाली सारी चीजें हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो अगर आज से हम अपना डॉक्यूमेंटेशन अभी अपने अभिलेख को का रखरखाव ठीक से करेंगे तो आगे हमारे लिए आसानी होती जाएगी। तो इस आधार पर कि मेडिको लीगल एथिकल, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि आपने अगर अभिलेख ठीक से रखे हैं तो अगर कोई भी मरीज आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट करता है तो आप उस चीज से बच पाएंगे कि आपके ऊपर किसी तरह का अपराध का आपको अपराधी या आपके ऊपर कोई लांछन ना लगाया जा सके। तो यही मेरा इसमें मेन कहना है कि जो आप कर रहे हैं उसे लिखें और जो लिखा है उसे करें। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को सीख मिली है कि अगर हम अपने पेशेंट के जो मरीज है उसका अभिलेख पूरी तरह से, जो मैंने अभी बोला कि डे वन से जब वो आपके पास पहली बार आया उसके बाद से कैसे कब कब आया और आपने क्या दवाई दी, उसके लक्षणों में क्या परिवर्तन पाया, वो सारा प्रोग्रेस जो है उसका लिखेंगे और अच्छे साफ अगर लिखें। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो बहुत गंदी होती है ना, ज्यादातर यही बोला जाता है कि डॉक्टर्स हैव बैड हैंड राइटिंग, लेकिन हाँ हमारी जरूरत है कि हम उसको एक साफ तरीके से लिखें और तिथि के साथ में डेट मेंशन हो तो वो बहुत ही अच्छा है सबके लिए। पेशेंट हिस्ट्री, उसका जो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं आपने उसको जांच करी और उसकी फिर खून की या अदर जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करवाए, उन सब का जो है एक रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। ओरिजिनल रिकॉर्ड पेशेंट अपने पास, मरीज अपने पास रखना चाहता है, रखने दीजिए, लेकिन एक जेरोक्स कॉपी आपके उस पेशेंट के रिकॉर्ड के साथ में भी लगी हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरी चीज है कि हम होम्योपैथ्स के ऊपर एक के लिए कहा जाता है कि हम पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, हम पेशेंट को उनके उनके रिकॉर्ड्स को कभी देखने ही नहीं देते। तो ये ये उनका हक है, एक मरीज का हक है कि वो आप अपने रिकॉर्ड्स को देख सके उसको, और उसके पास पे प्रिस्क्रिप्शन भी हो। हम क्यों अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है, जब हम सही तरीके से कर रहे हैं तो हमें छुपाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर हम किसी को नक्सवामिका जैसे प्रिस्क्राइब करी, उनको दी, उनकी पेट की कोई दिक्कत थी या कुछ भी था, तो मरीज ये सोचते हैं कि होम्योपैथी औषधि है, इससे कोई तकलीफ तो होगी नहीं, तो ये इसने मेरे को अच्छा लाभ दिया है तो मैं अपने परिवार वालों को भी उस तरह का कुछ होगा, पेट की दिक्कत होगी तो उनको वो दे दूंगा, जिससे लाभ नहीं होता है और उसके वजह से हम लोगों के ऊपर ये आता है कि होम्योपैथी डजंट वर्क, ये काम ही नहीं करती है। तो इस तरह की चीज को हमारे को अपने मरीज को समझाना बताना बहुत जरूरी है कि हम प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं लेकिन ये आपके लिए है। हमारे को कहीं ना कहीं अपने आप को उस लेवल पे, उस स्तर पर लाना पड़ेगा जहाँ पे जिस तरह से एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात ये लोग सुनते हैं, मानते हैं और उनसे आगे प्रश्न भी नहीं पूछते हैं, तो हमारे को भी उस दृढ़ता से अपनी बात को उनके साथ साझा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो कि मतलब ये हमारे जो है ना गलतियां करके सीखने वाली बात है। तो बहुत गलतियां हो चुकी हैं, किसी हद तक हम सुधार अपने आप में सुधार ला चुके हैं, और ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके मरीज को प्रिस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए, उसमें छुपाने की या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उसका राइट भी है। और अगर कई बार होता है कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी उसके बारे में लेकिन वो गलत थी, अगर हमने उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी या उसका जो रिकॉर्ड है उसको दिखा दिया और उसमें कहीं कुछ कमी है और उसने बोल दिया कि इसमें इस तरह से सुधार किया जा सकता है, तो संशोधन करने में
कोई हर्ज नहीं है, वो भी आपकी फेवर में ही रहेगा। इसी तरह से जब भी हम एक मरीज का कोई रिकॉर्ड करते हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हुई या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात हुई, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उससे एक कंसेंट या उसकी स्वीकृति ले लें। वर्बल स्वीकृति रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन अगर लिखित में ले सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे इस रिकॉर्ड को हम स्वीकृति किस लिए लेनी है कि हम उस रिकॉर्ड को अगर एकेडमिक पर्पज से, है ना, एजुकेशनल पर्पज से हम आगे किसी को दिखाना या समझाना चाहते हैं, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को बताए बिना, उनके नाम या उसको बताए बिना हम उसको यूज करना चाहते हैं, उस तरह का एक इन्फॉर्म कंसेंट जो है अगर लिया जा सके तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए जैसे हमने ये अभी यहाँ पे शुरू किया ये प्रेजेंटेशन, तो जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो पहला ही आ गया रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, एंड यू हैव टू से ओके, आपको उसको एक्सेप्ट करना है ना, तभी हम ये चीज कर पा रहे हैं। और जो भी मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो बाद में अगर प्रश्न भी पूछते हैं या कुछ भी रहता है तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा और हम उस सब के लिए स्वीकृति दे चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे मरीजों से के अभिलेख जो हम रख रहे हैं, उसको आगे अगर हम उसको पढ़ाई के तौर पे, एजुकेशनल पर्पस के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनका भी एक स्वीकृति पत्र हमारे पास होना आवश्यक है। ये मैंने थोड़ी सी बात करी कि हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से, और ये सब चीजें रिसर्च में लाजमी है, बहुत जरूरी है इस तरह के सभी दस्तावेज को उस तरह से रखना। इसके अलावा जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेके, किसी बीमारी को लेके अनुसंधान करने का जो आइडिया है वो किसका है, किस तरह का रिसर्च करना चाह रहे हैं, किस तरह का अनुसंधान करना चाह रहे हैं, क्या उसमें मेथोडोलॉजी अडेप्ट करना चाह रहे हैं, क्या निकाल के लाना चाह रहे हैं, और जो कि आवश्यक है, तो उस चीज का क्रेडिट उस इंसान को देना बनता है, और वो भी रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कीपिंग उस अभिलेख में पहली चीज ये कि ये किसका अनुसंधान का आइडिया, अनुसंधान का ये विचार किसका था, या किसने उस चीज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, वो सब आना जरूरी है। जब हम लिटरेचर सर्च करते हैं, उसमें कहाँ कहाँ के अभिलेख हमने इकट्ठे किए। ठीक है, आप जैसे चिकित्सक हैं और वो एक केस रिकॉर्डिंग केस उन्होंने लिया, जैसे विटिलिगो का या ल्यूकोडर्मा के केसेस उन्होंने लिए, और उन्होंने देखा कि मेरे 5-7 केसेस में बहुत अच्छा सुधार आया है ल्यूकोडर्मा का, और उसको वो आगे प्रकाशित करना चाह रहे हैं। तो प्रकाशन से पहले क्या है कि आपने तो केसेस लिए, लेकिन इन सब इस बीमारी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उस चीज को हम गूगल पे सर्च करें, गूगल स्कॉलरी पे सर्च करें, वहां से जो दस्तावेज या जो अभिलेख हमें प्राप्त होंगे, उसको अपने उस प्रकाशन में लाने के समय हमारे को वो उन सब के बारे में कि हमने कहाँ से लिए हैं उसको साइट करना, उसको बताना आवश्यक है। और वही है कि इसका पूरा सार क्या बन के आता है, उस कितनी एक्यूरेसी, कितना कंप्लीट है वो इंफॉर्मेशन जो आप प्रकाशित करना चाह रहे हैं। और ये नहीं, आजकल जैसे एमडी पीएचडी इन सब में, एमडी पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज बीएचएमएस में भी कॉपी पेस्ट कर दिया, आज वो बिल्कुल भी उसकी कोई मान्यता नहीं रहती, कुछ नहीं, उसको माना ही नहीं चाहता। और ये आपके ऊपर एक उस बच्चे के ऊपर एक ये लग जाता है कि आगे वो कैसे करेगा, है ना, उसकी क्वालिफिकेशन के लिए भी मुश्किल, उसको वो क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए दिक्कत हो जाती है। सो उस तरह का प्लेगरिज्म जो है वो भी अवॉइड करना है, कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगा। ये आपका ओरिजिनल आइडिया, आपका ओरिजिनल रिसर्च वर्क, अनुसंधान का कार्य जो है वो आपका उस तरह से निकल के आना चाहिए। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई भी आपने उस तरह का पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, और आपने देखा उसमें 20-21 रेफरेंसेस हैं जो, या डॉक्यूमेंट्स हैं जो साइटेड हैं,
तो आपने उसमें से, उस पांडुलिपि में से एक अध्याय उसका उठा लिया, एक पैराग्राफ उसका उठा लिया, और वो किसी और मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आपको उस मैन्युस्क्रिप्ट तक, उसका ओरिजिनल रिसर्च तक जाके उसको पूरा समझने की आवश्यकता है, और उसी चीज को आगे लाने की आवश्यकता है, ना कि इधर से एक अध्याय उठाया और उसको एज इट इज रख दिया बिना सोचे समझे। तो इसलिए ये रिकॉर्ड कीपिंग में ये भी पार्ट बहुत ही आवश्यक है। ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी इसको। जो मैडम हम आपका स्लाइड मूव नहीं हो रहा है, हम्म, फर्स्ट स्लाइड में ही है आप अभी। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो अभी 7th पर आए हैं, टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन्स। हाँ जी, ठीक है मैम, कंटिन्यू करिए। यहाँ यहाँ ये दिख रहा है अभी। हाँ, बोर्डली कैटेगराइज्ड इन द हाँ फॉलोइंग जी, ऐसे करके है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको स्लाइड शो ऑप्शन में कर लेंगे तो फुल स्क्रीन हम लोग को दिखेगा, हाँ, मैंने वही स्लाइड शो ऑप्शन में ही किया था। तो इसीलिए उसके नहीं हो बाद रहा तो नहीं हो रहा होगा, तो आप मिनिमाइज करके ही करिए, क्योंकि आपने पहले किया था अभी तो ठीक इसलिए है, ये कुछ एरर रहता है। ठीक है अभी मैडम। ठीक, अभी दिख रहा है। हाँ, स्लाइड शो अब नहीं करिएगा मैडम, अगर पहले आप स्लाइड शो में कर रही थी तो इसीलिए हम लोग को नहीं दिख रहा था, तो अब मिनिमाइज करके छोटा वाला में ही करिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके जी। अ, तो अनुसंधान के लिए या रिसर्च के अलग अलग स्टडी डिजाइन है, जिसमें मेनली ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इंटरवेंशनल और अदर में तीन बड़ी कैटेगरीज में इसको रखा जाता है। ऑब्जर्वेशनल, जहाँ पे आप कोई दवा या किसी तरह का कुछ भी एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, या जिसमें कि अगर हम बोले कि फिजियोथेरेपी या योगा या एक्सरसाइज, उस तरह का भी किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं। जो मरीज आपके पास आए थे, जैसे अस्पताल में या आपके क्लिनिक में, आपने एक अभिलेख जो है वो रिकॉर्ड जो है वो सारे रखे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि पिछले 2 साल में कोविड के बाद जितने भी आपके पास मरीज आए, उनमें से कितनों को कोविड हुआ था, और उनमें से कितनों को जो है बहुत ज्यादा वीकनेस आई है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, वो आप देखना चाहते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग करी है, आपने अभिलेखों में सारी चीज को दर्ज किया है, तो आप वो पिछले 2 साल के रिकॉर्ड निकाल के, और उसको आप उसमें आप छांट सकते हैं कि कितने मरीज जो हैं, सब 100 मरीज अगर आपके पास पिछले 2 साल में आए, उनमें से 30 जो थे जिनको कोविड हुआ, उन 30 में से 10 जो था जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस रही, 3-4 ऐसे थे जिनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। तो एक आपका इस तरह का ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी बन सकता है, जहां पे आपने कुछ अभी इलाज जो चल रहा था वो अलग बात है, लेकिन आप क्या उसमें ढूंढ रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, तो आप इसमें इंटरवेंशन अभी नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि किस तरह के मरीज आए और किसमें वीकनेस थी। आपने हो सकता है उसको किसी और मर्ज के लिए दवा दी हो या किसी और चीज के लिए दी हो, लेकिन जब आपने केस टेकिंग करी तो आपको उन्होंने वीकनेस भी बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई वो कोविड हो चुका है। तो इस तरह की जो हम दस्तावेज को छांट के उसमें से जो दर्ज है मामला, उसको लेके जो आउटकम या उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी की तरह मानी जाएगी। और जहाँ पे हम कुछ औषधि देते हैं, कुछ दवा देते हैं, कुछ और तरीके का इंटरवेंशन की, उनको प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, योगा करने के लिए बोलते हैं, कुछ एक्सरसाइज बोलते हैं, तो उस तरह की सारी स्टडीज जो है वो इंटरवेंशनल कहलाती हैं। और इसके अलावा सर्वेज, जो घर घर जाके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो भी वो ऑब्जर्वेशनल और अदर्स कैटेगरी में इंक्लूड की जा सकती है। इसी चीज को आगे की कौन से सबसे निम्न स्तर का एविडेंस जनरेट करते हैं, या कौन सी स्टडी डिजाइन सबसे निम्न स्तर पे है और कौन सी सबसे उच्च स्तर पे है, तो जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम है, वो बोलता है कि आपका केस रिपोर्ट जो है वो सबसे निम्न स्तर का है। एक ही बीमारी के अगर
2-3 या ज्यादा केसेस हैं और एक केस सीरीज की तरह है, वो उससे उच्च स्तर में आ जाता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज उससे ऊपर आती हैं। फिर ऐसे ही केस कंट्रोल जहाँ पे आपने ये देखा कि औषधि दी गई और एक ग्रुप में औषधि नहीं दी गई, है ना। कंट्रोल मतलब ये कि कहाँ इंटरवेंशन किया गया और इंटरवेंशन नहीं किया गया, तो उसमें क्या अंतर आया। और फिर उसके बाद कोहोर्ट स्टडीज और क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये हमारा वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे निम्न स्तर से सबसे उच्च स्तर के स्टडी डिजाइन इस तरह से माने जाते हैं। लेकिन हमारे होम्योपैथिक पद्धति में इंडिविजुअलाइजेशन की जहां पे बात आती है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, और हम अगर वो दोनों व्यक्तियों को ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो है, लेकिन उन दोनों की दवा अलग अलग होगी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे एकदम समान नहीं है, वो भिन्न है। तो इंडिविजुअलाइजेशन प्रिंसिपल को मानते हुए जब हम उनका पूरा डाटा लेते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद जो दवा देते हैं वो अलग होगी, है ना। और इस इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस में जो ये सिंगल केस रिपोर्ट्स हैं, हमारे लिए वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना, क्योंकि चिकित्सक जो है वो जो बहुत बिजी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा मरीज दिन में 100 मरीज देखते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग करें या इस तरह से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या उनके साथ में जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। और जो अभी उभरते हुए चिकित्सक हैं हमारे, उनको भी ये समझना चाहिए कि वो अगर पहले से एक अपना बना लेंगे, तो आगे के लिए उनके रिकॉर्ड कीपिंग उनको कैसे संभालना है, कैसे उसको आगे रखना है, और जो कि आगे हमारी पद्धति को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। तो उसके हिसाब से केस रिपोर्ट्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके चलते हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गाइडलाइंस हैं, हमारे दिशा निर्देश हैं केस रिपोर्ट और केस सीरीज को बनाने के लिए, वो है केयर गाइडलाइंस है। और उसमें एक केस कैसे लेना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, क्या सारा कुछ दर्ज होना चाहिए, वो एक तरीके से एक टेम्पलेट में दिया गया है। और चूंकि होम्योपैथी पद्धति में नॉर्मल जो हमारे कन्वेंशनल या मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं उनसे कुछ भिन्नता है, इसलिए इस केस रिपोर्ट गाइडलाइंस को में कुछ एडिशन, कुछ बदलाव किए गए, जो कि होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रिपोर्ट्स के हिसाब से होम केस केयर गाइडलाइंस के नाम से इसमें प्राप्त हैं। मैं ये दिखाना चाह रही थी होम केस गाइडलाइंस का टेम्पलेट। इसको दोबारा से शेयर करना पड़ेगा मुझे। यस पंकज जी, मैडम, आपके आपने पावर पॉइंट सिर्फ शेयर किया है, आपको इस इंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, जो शेयर का ऑप्शन में आता है। तो उसमें नहीं, शायद आप खोलिए अभी पावर पॉइंट को मिनिमाइज करके आप अपना दिखाइए तो वो दिखेगा। अभी हम लोग का आपका पावर पॉइंट दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं? पावर पॉइंट मैंने मिनिमाइज कर दिया है। नहीं, अभी तो नहीं नहीं दिख रहा। तो मैं शेयर करूं दोबारा से स्क्रीन हाँ को। करिए, हाँ पूरा स्क्रीन शेयर करिएगा जी मैडम। तो इस होम केस गाइडलाइंस जो है उसमें सबसे पहले है शीर्षक, टाइटल, है ना, जिसमें केस रिपोर्ट होना आवश्यक है। उसके बाद में इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो की एलिमेंट्स हैं या उस केस को दर्शाने में या उसको खोजने में सहायक होंगे। सो वो 2 से 5 वो देने हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो उस केस का सार है, उसमें ये सब कुछ आना चाहिए कि ये केस आप क्यों बताना चाह रहे हैं, और इसका चिकित्सा पद्धति में क्या महत्व है, इस बीमारी का क्या महत्व है, इसमें क्या ऐसी फाइंडिंग्स मिली हैं जो हम सबको जानना और समझना जरूरी है। क्या औषधि दी गई, उसके बाद क्या उसका निकल के आया, है ना, उसका
क्या असर हुआ, वो सब इसमें सार में दिया जाना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, इस समरी से रिलेटेड जो सार है उसका थोड़ा सा विस्तार में इंफॉर्मेशन, पेशेंट का, मरीज का पूरा इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो क्लिनिकल हिस्ट्री डिटेल्स हैं जो होम्योपैथिक सिम्टम्स को दर्शाती हैं और उसके अनुसार जो प्रिस्क्रिप्शन आई है उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसको दर्शाना जरूरी है। टाइमलाइन की जहां तक बात आती है कि पहले मरीज आपके पास कब आया, उसके बाद फॉलोअप के लिए कब आया, वो टाइमलाइन और उसमें कब कौन सी औषधि दी गई, क्या मात्रा में दी गई, वो सब लिखना आवश्यक है। सो क्लिनिकल फाइंडिंग वाला पॉइंट जो था उसमें होम केस में ये चीज कि होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से उसके होम्योपैथिक सिम्टम्स जो रिकॉर्ड किए गए उसका और उसके आगे उसका डिसीजन, उसके लिए कैसे उसको एनालिसिस करके और डायग्नोसिस किया गया या समझा गया, वो बताना। और थेरेपेटिक इंटरवेंशन में होम्योपैथी, टाइप ऑफ होम्योपैथी, क्या आपने इंडिविजुअलाइज मेडिसिन दी कि कुछ फॉर्मूला दिया या मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन थी, वो क्लियरली लिखना दर्शाना आवश्यक है। अगर उसमें कहीं जैसे कोई फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन दिया गया है तो उसके साथ में उसका ट्रेड नेम और कब कब मैन्युफैक्चर करी गई, उसकी पोटेंसी या कोई भी उसका स्केल जो है वो भी साथ में लिखना आवश्यक है। फॉलोअप में जैसे मैंने बोला कि कैसे कब कब कैसे असेसमेंट की गई और कैसे उसमें औषधि आगे दी गई, कब उसको बंद किया गया, या औषधि देने के बाद क्या किसी कोई लक्षण जो है उसके वो तीव्र हो गए या कोई एडवर्स इवेंट हुआ, उन सबको फॉलोअप और आउटकम में दर्शाना आवश्यक है। इसके अलावा जो मैंने पहले बात बोली थी कि हमारा फोटोग्राफिक एविडेंस, अगर चर्म रोग है तो उसका फोटोग्राफिक एविडेंस इस फॉलोअप में रखना पहले और बाद में, वो भी आवश्यक है। डिस्कशन पार्ट जो है जहाँ पे हम जैसे चर्चा करते हैं कि पूरा उस केस में से निकल के क्या आया, उसका चर्चा में क्या कमी रह गई, कहाँ पे कुछ जैसे एडवर्स अगर इवेंट हुआ या कोई लक्षण बढ़ गए तो उसका वो क्यों हुआ या उसका क्या महत्व है, उन सबको भी वहां पे चर्चा में डालना आवश्यक है। और पेशेंट पर्सपेक्टिव वाली जो बात है कि जो मरीज है वो इस उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो भी अगर एक दो शब्द यहाँ पे, एक आधा वाक्य यहाँ पे दिया जा सके। जो मैंने कंसेंट की बात करी थी, एक पहली चीज है कि कंसेंट ली गई, वो लास्ट में देना है। और पेशेंट का, मरीज का अपना क्या उसका एक्सपीरियंस रहा या कैसे उसको फील हुआ, उसके बारे में भी एक या दो वाक्य यहाँ पे अगर लिखे जाए उनसे पूछ के, तो ये केस रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से होम केस गाइडलाइंस में ये पूर्ण हो जाएगा। ये गाइडलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जब जब भी आप एक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे जर्नल में अपना एक केस छापना चाहते हैं तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अच्छे तरीके से इसको छाप सकते हैं। और आपको खुद को खुशी होगी कि हाँ, आपने हर एक चीज को अच्छी तरीके से लिख पाए, उसको बता पाए और उसका कुछ अच्छा आउटकम मिला, या अगर कुछ कमी भी रह गई तो उस कमी को आगे कैसे सुधार सकते हैं वो जानकारी आप अच्छे तरीके से हम सबके साथ साझा कर सकते हैं, हर एक चिकित्सक के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि उस कमी को हम आगे या उस गलती को हम आगे ना दोहराए। वापस मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ रही हूँ। इसी तरह से बाकी क्लिनिकल ट्रायल्स की भी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूंगी। जो मैंने बोला ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स की, और जहाँ पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जहाँ पे इंटरवेंशन की बात है तो वहाँ पे रेड हॉट गाइडलाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च की बात करें तो होम्योपैथिक बेसिक रिसर्च के लिए भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिसको रहबार मतलब रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन होम्योपैथिक बेसिक रिसर्च, ये भी हमारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। वापस
रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ऑफ स्पेसिफिक एक डिजीज कंडीशन की, जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी कि मैं इस चीज को एक उदाहरण के तौर पे इन 2 बीमारियों को लेके आगे बात करूंगी। रिसर्च जो है यहाँ एक अनुसंधान अध्ययन जो है वो बड़े बड़े लेवल पे या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में की जा सकती हैं, लेकिन जब आप अपनी क्लिनिक में बैठे हैं तो आप कितना एविडेंस जनरेट कर सकते हैं अपनी पैथी से, उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि मैं ये 2 बीमारियों का एक उदाहरण लेके आपको बता सकूंगी। अगर हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें, पहले केस हिस्ट्री के लिए तो हमने मान लिया होम केस जो है वो हमने टेम्पलेट जो अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या होना चाहिए, पहले उसका टाइटल है, शीर्षक है, उसके बाद उसमें कौन से ऐसे की एलिमेंट्स या शब्द हैं जो जिससे आपका अगर केस छपता है तो वो आसानी से कोई भी ढूंढ सकता है, वो 2 से 5 शब्द बताने हैं। तो वो केस टेम्पलेट, होम केस टेम्पलेट को देखते हुए आपने अपना केस रिकॉर्डिंग पूरा करना है। अगर आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आया है जिसका नर्व्स पे इफेक्ट है, डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ आया है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है कि हाँ ये न्यूरोपैथी का ही केस है और डायबिटीज का केस है। डायबिटीज का केस है वो आपको पता है, HbA1c बढ़ा हुआ है, उसका फास्टिंग पीपी शुगर बढ़ा हुआ है, कितने सालों से वो क्या दवाई खा रहा है, वो सारी चीज आपको पता लग जाएगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर जो है उसमें 3 ऐसे लक्षण हैं जिससे आप कह सकते हैं वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से कि हाँ ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। उसके अगला चरण में डायबिटिक न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन स्कोर है। पहली बात है लक्षण की, दूसरी बात है एग्जामिनेशन की। उसका असेसमेंट, वो असेसमेंट क्राइटेरिया हो सकता है जिसमें आप स्कोर की जब बात करते हैं तो 1 2 3 4 क्राइटेरिया, 4 इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको देखना है और आप कह सकते हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन करने से क्या उसको हाथ लगाने से दर्द बहुत बढ़ जाता है, दबाने से दर्द बढ़ जाता है। इस तरह से न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन स्कोर के 4 ऐसे पहलू हैं जिनको हमने जो है 1 2 3 4 ऐसे एक एक, हर एक पहलू को एक एक स्कोर देना है और उस तरह से मैक्सिमम स्कोर 4 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। एक और कंपोनेंट है न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर। पहले हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करी जिसमें 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, 3 पहलू हैं जिससे आप ये कह सकते हो कि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी है। दूसरा है एग्जामिनेशन से आपको जो मिला है उसका असेसमेंट क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर 6, इसमें 6 पहलू हैं जिसको हम दोबारा जो है उसको असेसमेंट क्राइटेरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि पहली बार जब आपके पास पेशेंट आया और आपने ये सिम्टम स्कोर जो है, न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर भी और न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन और सिम्टम स्कोर दोनों को ही आपने मूल्यांकन किया और सब्सिक्वेंट उसके फॉलो अप में जब जब पेशेंट आया तो उसका ही मूल्यांकन करते गए और देखा कि जब उसने शुरू किया था तो उसका डायबिटिक न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन स्कोर 4 था, न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर जो था वो 6.5 था और जब आपने उसको उसका इलाज करना शुरू किया तो उसकी तकलीफ, उसके ये सिम्टम और एग्जामिनेशन फाइंडिंग में कैसे कमी आती गई, तो वो स्कोर चार्ट असेसमेंट के लिए आगे काम लिया, उसको काम में लिया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, हमें सबको पता है कि एक डायबिटिक पेशेंट के लिए हम फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट में उसका शुगर लेवल चेक करना, खाने के 2 घंटे के बाद में शुगर लेवल चेक करना, हर 3 महीने पे HbA1c करवाना और एक नर्व कंडक्शन टेस्ट जो है वो 6 महीने के गैप पे करवाना और उसको फॉलो अप करने से हमें पता चल सकता है कि उसके पैरामीटर्स में भी क्या क्या अंतर आए। तो ये 3 असेसमेंट क्राइटेरियाज आपको जब मिल जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने डायबिटिक न्यूरोपैथी में 3 चीजें मैंने बताई हैं कि होम केस गाइडलाइंस का जो है टेम्पलेट उसको देखिए, उस हिसाब से आपने सारा रिकॉर्ड लिखना है। उसका डायग्नोसिस सही है तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फॉलो करिए और उसके तीनों चीजें, एग्जामिनेशन, सिम्टम्स और उसका इन्वेस्टिगेशंस, इन तीनों पैरामीटर्स पे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, है ना, ये पैरामीटर्स कवर करते हुए जब हम
शुरुआत से लेके और 1 साल 2 साल जितने साल भी आपके साथ वो पेशेंट फॉलोअप में आ रहा है, तो उसमें क्या परिवर्तन आया तीनों एस्पेक्ट में, उसको आप दर्शा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। डायबिटिक न्यूरोपैथी सिम्टम स्कोर में जैसे मैंने बोला कि अनस्टेडीनेस इन वॉकिंग, चलने में लड़खड़ा जाता है पेशेंट, अगर हाँ तो 1 नंबर देंगे, अगर नहीं है तो 0 नंबर रहेगा। पेन, बर्निंग और एकिंग एट द लेग्स और फीट, जलन हो रही है, दुखन है, दर्द है, अगर है तो 1 नंबर आएगा और अगर नहीं है तो 0 रहेगा। प्रिकिंग सेंसेशन एट लेग्स, जैसे चुनचुनाहट बोलते हैं या चुभन बोलते हैं पैरों में, टांगों में, अगर है प्रेजेंट तो 1 स्कोर है और अगर नहीं है तो 0 स्कोर देंगे। पैरों में सुनपना आ जाता है या पूरे टांगों में सुनपना लग रहा है, हाथों में सुनपना लग रहा है, अगर है सुनपना है तो 1 स्कोर है, नहीं है तो 0 है। तो अगर 1 से ज्यादा का स्कोर है तो डेफिनेटली ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी का हम केस बोल सकते हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया में दूसरी चीज आ गई आपका न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन स्कोर, जिसमें कि मसल्स से रिलेटेड, मांसपेशियों से रिलेटेड जो उसका स्कोर है, अगर मसल स्ट्रेंथ, जो मांसपेशियों में स्ट्रेंथ है, जैसे हमारी टांगों में, पैरों में, घुटनों के आसपास का स्ट्रेंथ अगर नॉर्मल है तो उसका स्कोर 0 रहेगा, अगर उसमें कुछ कमी है, माइल्ड से मॉडरेट कमी है तो स्कोर 1 रहेगा, और बहुत ज्यादा ही उसमें कमी है, मांसपेशियों में ताकत ही नहीं है, तो वो उसका सिवियरली डिस्टर्ब या एब्सेंट रहेगा, तो वो उसको स्कोर 2 दिया जाएगा। मसल स्ट्रेंथन्स एंटीरियर टिबियालिस डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट, पैर को अगर मोड़ने के लिए कहेंगे, है ना, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट बोलेंगे, तो उसमें अगर वो नॉर्मली कर पा रहा है, पेशेंट आपको मरीज नॉर्मली कर पा रहा है तो 0 स्कोर है, अगर उसमें थोड़ी कुछ कमी है, उसमें उतना जोर नहीं लगा पा रहा है तो 1, और बिल्कुल जोर लगा के पैर मोड़ ही नहीं पा रहा है तो उसको 2 स्कोर आ जाएगा। ऐसे ही रिफ्लेक्सेस, ट्राइसेप्स के रिफ्लेक्सेस वैसे ही नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियरली अफेक्टेड, उसी तरह से उसका स्कोरिंग होगा। सो इसमें जो है मिनिमम स्कोर 0 और मैक्सिमम 16 पॉइंट्स तक जा सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन स्कोर का जैसे मैंने बताया, इसका और डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में आराम से मिल सकता है। और अगर हम न्यूरोपैथी टोटल सिम्पटम स्कोर NTSS-6 जो है उसकी बात करें, तो उसका हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मतलब एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ मतलब चिकित्सक के हिसाब से आप क्या क्या चीजें नोट करेंगे उस मरीज के लिए। एक तो है वही दर्द की बात है, जलन है, प्रिकिंग सेंसेशन है, सुनपना है, नमनेस है, लैंसिनेटिंग पेन, शूटिंग पेन है, या एलोडाइनिया। तो ये 6 कंपोनेंट्स इसमें इस NTSS-6 स्कोर में कवर होते हैं। और उसका स्कोर चार्ट भी आपको इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें मैक्सिमम स्कोर फॉर ऑल द 7 कंपोनेंट्स इज 21.6, सॉरी 6 कंपोनेंट्स है, 7 नहीं है, 6 कंपोनेंट्स है, जो 21.96 तक जाता है। नॉट प्रेजेंट, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर कैटेगरी में इसको भाग में बांटा गया है। इन्वेस्टिगेशन बेसलाइन पे और फॉलोअप में, जैसे मैंने बोला, हर 3 महीने पे अगर करें, और नर्व कंडक्शन स्टडी हर 6 महीने पे 1 साल का फॉलोअप करेंगे, तो आपको आपके पास जो डाटा कलेक्ट होगा उसको आप अच्छे से एनालाइज करके आगे दर्शा सकते हैं। फॉर सिंगल केस, अगर एक ही केस है आपके पास, तो उसमें चेंज जो आपके पैरामीटर्स में जो चेंज आया है पहले और बाद में ट्रीटमेंट के, वो दर्शा सकते हैं। और अगर आप केस सीरीज की 5-6 केसेस, 7 केसेस हैं, तो ओवरऑल जो है एक इंडिविजुअल केस का तो बताएंगे, उसके बाद ओवरऑल भी आप एक असेसमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत सारे इस तरह के मरीज आते हैं और आपका एक छोटा हॉस्पिटल सेटअप या अच्छा हॉस्पिटल सेटअप भी है, तो वहां पे एक सैंपल साइज, आपके पास बिगर सैंपल साइज भी हो सकता है, तो सभी पैरामीटर्स को फिर आप एक्सेल शीट में डाल के और प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं और क्लिनिकल ट्रायल की तरह उसको लिया जा सकता है। इसके आगे दूसरा जो मैंने डिजीज कंडीशन कंसिडर किया था, COPD या अस्थमा, वही बात मैं दोहराऊंगी। होम केस टेम्पलेट हम फॉलो करेंगे,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सेलेंस, नाइस की गाइडलाइंस हैं सीओपीडी और अस्थमा के लिए, दोनों कंसिडर होती हैं। और एक है गोल्ड क्राइटेरिया, जो सीओपीडी केसेस में सांस लेने का, एयर फ्लो का कहाँ पे लिमिटेशन है और कितना उसका प्रभाव है, सिवियरिटी कितना है, उसको असेस करता है। तो उस गोल्ड क्राइटेरिया को ले सकते हैं। और तीसरा है क्लिनिकल सीओपीडी क्वेश्चनर भी अवेलेबल है। ये मैंने रेफरेंसेस में दिया हुआ है, मॉलन टीवीडी एट ऑल। इसमें डेवलपमेंट, वैलिडिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्लिनिकल सीओपीडी क्वेश्चनर, इस नाम से ये प्रकाशन हुआ था हेल्थ क्वालिटी लाइफ आउटकम में 2003 में, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चनर है। अगर आप आपके पास सीओपीडी के या अस्थमा के केसेस काफी आते हैं, आप ऐसे लोकेशन पे हैं, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस तरह के केसेस आते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें ये एक आपने अपने एक अभिलेख, अपने रिकॉर्ड में ये एक क्वेश्चनर भी आप साथ में लगा सकते हैं, संलग्न कर सकते हैं, और हर एक पेशेंट का उस क्वेश्चनर के हिसाब से भी असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोसेस प्रोसीजर बोले कि एक पौधा लगाया, उसमें फल आए, और फिर उसको आगे हमने कैसे उसको प्रोसेस किया और उसको फाइनली क्या हमने बना के सामने प्रस्तुत किया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ प्रश्न है तो बताएं प्लीज। मैडम आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आया है। जूम वाला में से चैट बॉक्स जहाँ पे रहता है ऑप्शन, वहाँ पे देखिए तो चैट। ये एक प्रश्न है स्वामी नारायण जी से। What are stepwise interventions for any new oral homeopathic medicines to be explored for identifying a molecule, natural, chemical, biological, imponderabilia to provings, safety, clinical trials, monograph, regulatory approvals, and introducing to profession? Sir, thank you ये प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन इस पे एक अलग से ही सीएमई एक वेबिनार शायद किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बोलें कि एक आप नई दवा की बात कर रहे हैं, है ना, जो कि ओरली मतलब मुंह से देने के लिए एक तो ह्यूमन ट्रायल्स पे जाने से पहले हमारे को प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करना है। उस औषधि को के अंदर क्या क्या एल्कलॉइड्स है, उसकी जांच करने के लिए बॉटनी वाले, अगर कुछ केमिकल है तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझना करना, उसके लिए मोनोग्राफ्स अवेलेबल है, ज्यादातर केमिकल्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम होम्योपैथी की बात करें कि होम्योपैथी में उसको नई दवा को इंट्रोड्यूस करना है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे सिग्मा एल्ट्रिक वगैरह है, तो वो इसके बारे में मोनोग्राफ छापती है। यूरोपियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपियाज हैं, जहाँ पे उन सब केमिकल कंपाउंड्स के बारे में भी उसके लिए जानकारी हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हम कुछ नया बिल्कुल ही मतलब जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको जानना चाहते हैं, तो हमारे को एक बॉटनिस्ट से लेके, अगर प्लांट बेस्ड है, या एक केमिस्ट से लेके उसको उसका एनालिसिस सब कुछ करवाना पड़ेगा। केमिस्ट्री का एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस के लिए CSIR का IICT इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। इसी तरह से बाकी सबका भी होगा। तो हमारे को एज अ होम्योपैथ मैं ये बोलूंगी कि हमारे को उनसे कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके उस चीज को पहले उसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसकी प्री क्लिनिकल स्टडीज हम सेल लाइन्स पे बोले, या हम माइस मॉडल में, या जेब्राफिश, किस पे वो ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा, वो सब कुछ समझते हुए हमारे को एक प्रोटोकॉल बना के वहां उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम उस दवा की जो है टॉक्सिकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस दोनों ही समझ सके, कि टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट और सेफ्टी प्रोफाइल उसकी निकाल सके, तभी हम ह्यूमन ट्रायल पे जाएंगे। उससे पहले उस पे हम एकदम से प्रूविंग्स पे नहीं जाएंगे। और उसके सब्सिक्वेंट प्रूविंग होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है, मतलब पहले तो हमारे को सेफ डोज पता लग गई कि जो हम एक ह्यूमन ट्रायल में दे सकते हैं, उसके बाद ड्रग प्रूविंग प्रोसेस करके, वो भी अगेन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए,
जो ड्रग प्रूविंग के सिम्टम्स निकल के आएंगे उसको हमारे को फर्दर क्लिनिकल वेरिफिकेशन के लिए, कि अब जो ये सिम्टम निकल के आए हैं उस तरह के सिम्टम्स वाले मतलब मरीज जो आते हैं वो उस तरह के सिम्टम्स बताते हैं, तो उसको वो औषधि देके कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या वो सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस तरह का क्लिनिकली वेरीफाई करना। और एक बार अगर हमारे पास क्लिनिकल वेरिफिकेशन वाला डाटा मतलब एडिक्वेट क्वांटिटी में मिल जाता है, तो फिर हम उस कौन सी डिजीज कंडीशन पे उसका ज्यादा इफेक्ट आ रहा है क्लिनिकल वेरिफिकेशन में, तो हम क्लिनिकल ट्रायल्स आगे ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो भी है, अगर हम पहले प्री क्लिनिकल डाटा को लेके भी एक मोनोग्राफ छाप सकते हैं, हम क्लिनिकल डाटा, ये प्री क्लिनिकल स्टडीज का डाटा और फिर उसका प्रूविंग्स को, या फिर एक कंबाइंड लास्ट जो हमारा, हम चाहेंगे कि एक नई ड्रग है तो उसको होम्योपैथिक फार्माकोपिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइनली वो एक मोनोग्राफ बना के और रेगुलेटरी अप्रूवल लेके हम उसको HPI में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक फार्माकोपिया में उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद में हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उसको मैन्युफैक्चर करें, प्रोफेशन तक लाएं, और जो हमने ये सारा प्री क्लिनिकल से लेके और क्लिनिकल ट्रायल्स तक का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको एक मोनोग्राफ के फॉर्म में या अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में अगर छापें और वो प्रोफेशन तक पहुंचे, डिसेमिनेशन बहुत जरूरी है। आगे इन्होंने लिखा है, मैनी प्रोफेशनल्स आर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज यूजिंग सेम without any written consent of actual patients, presenting cases in seminars and selling, distributing within their own school of thought, while it has no approval from FDA, CDCSO, concerned Ayush department, approval authorities. How ethical legal is this? सर ऑफ कोर्स इट इज नॉट लीगल। आपने खुद ही ये चीज कहा है कि एक्चुअल पेशेंट्स नहीं है, सेमिनार्स में केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब अथॉरिटीज से अप्रूवल नहीं है तो वो अपने स्कूल ऑफ थॉट के बीच में अगर कर रहे हैं, आपको विक्टिम नहीं बनना है, अपने आप को सेफ रखना है। हाँ, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट में वो आ ही जाती है और उनको उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसेस होता है। जनरली वी प्रिपेयर, ये भीमेश जी ने कहा है, जनरली वी प्रिपेयर मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट परसेंटेज वाइज, हाउ वी में गिव प्रिस्क्रिप्शन टू पेशेंट्स। सर मैंने एक स्लाइड में कहा था, जो आप कर रहे हैं वो लिखें, जो लिखा है वो करें। ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, रिसर्च में बोले या हमारे प्रोफेशन में बोले। अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं तो आप दे रहे हैं, आप लिखिए, उसको अपने रिकॉर्ड में लिखिए। और आप अगर इस तरह का आपका रिकॉर्ड जनरेट होता है कि हाँ, ब्राइनिया और रस्टॉक्स या रस्टॉक्स और एपिस्मेल साथ में देने में भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया और इस तरह के केस में नहीं आया, जॉइंट इन्फ्लेमेशन ऐसे ऐसे थी और उसमें मैंने ये दोनों दवाएं साथ में दी हैं, इस 30 में दोनों में लाके दी हैं, जैसे भी है, अगर इस तरह का भी आप डेटा जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी या प्रोफेशन को ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसका आउटकम जो निकल के आ रहा है वो कितना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। और सिर्फ औषधि देने से, दवाई का कॉम्बिनेशन में देने से बात नहीं है, हमारे को पेशेंट के पैरामीटर्स को असेस करना भी जरूरी है, ताकि हम उस दोनों चीजों को कंबाइंडली लिख सके। जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला कि फेक डाटा है ना पेशेंट्स का। अभी आपने दवाई दी, लेकिन अगर एग्रावेशन हुआ, कोई एडवर्स इवेंट हुआ और आपने वो चीज मेंशन नहीं करी, उसको आपने एक साइड पे कर दिया, लेकिन जिसमें किसी और कारण से सुधार आया या उस दवाई की वजह से सुधार आया उसको आपने प्रोमिनेंटली बता दिया, तो वो प्रोफेशन के लिए बेनिफिशियल कभी भी नहीं होगा। तो जो भी कर रहे हैं उसको साफ तरीके से और पूरी तरीके से, जो मैंने रिकॉर्ड कीपिंग के सारे कंपोनेंट्स बताए, अगर उस तरह से करेंगे, लेके आएंगे सामने, तो आगे कुछ देखा जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। इज देयर एनी रूल ऑफ ट्रांसफरिंग द केस टू अदर डॉक्टर्स विद कंप्लीट डिटेल्स?
सर ऐसे रूल की कोई बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमारे को आपस में ऐसे जुड़े रहना चाहिए कि अगर मेरे से कोई मरीज ठीक नहीं हो रहा है, उसकी चीज मैं उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं ला पा रही हूँ, तो अपने सीनियर, अपने या कोलीग जिसका उसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसकी सलाह लेने में, या अपने पेशेंट को ये बोलने में कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस आपको उतना रिलीफ नहीं दे पा रही हूँ, और मेरा ये है कि इस डॉक्टर के पास जाके आप उसको आगे अपने को दिखा सकते हैं, और वो रिकॉर्ड उसका पूरा बनता है, उसका हक है मरीज का कि उसके पास वो सारा अपनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड उसके पास रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिस्क्रिप्शन देना पूरा बनता है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी हो, आपके रिकॉर्ड डिटेल्स, अगर आपके कोलीग हैं, आपके अच्छे डॉक्टर हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके सीनियर हैं, उनके साथ आपको किस बात की शर्म है अपना रिकॉर्ड शेयर करने की? तो ऐसे रूल वाली बात नहीं है, ये अपनी पर्सनल आपको आपकी ये मान्यता होनी चाहिए। मैडम, पार्टिसिपेंट्स आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे वो पूछ रहे हैं, तो आप अपना कांटेक्ट चैट बॉक्स में दे दीजिए, ईमेल या फिर व्हाट्सएप जो आपको हाँ, ईमेल मैंने फर्स्ट स्लाइड में लिखा था, फिर भी मैं दोबारा लिख देती हूँ। टाइप कर देंगे। जी। जी मैंने लिख दिया। थैंक यू मैडम, आपका प्रेजेंटेशन मैं तो ठीक से सुन नहीं पाया क्योंकि मेरे कनेक्शंस बहुत ही वीक थे। कुछ इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम बेंगलोर में चल रहा है, हम लोग जिस एरिया में। सर एक तो पहले मैं फर्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं जो सुन रहा था तो उसमें मैंने देखा एक ऑनलाइन कंसल्टेशंस का आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, और उसमें लोगों को अपने कंसेंट की बात करी तो ऑनलाइन में जैसे अगर वो रिटर्न अपना भेजता है डाटा, तो उसमें हम लोग कंसेंट के लिए क्या फॉर्मेट यूज करना चाहिए अच्छा होगा? वॉइस के लिए तो एक्सेप्ट करने के लिए कैसे बनाना पड़ेगा उसका? सर देखिए, अभी ऑनलाइन वाली जहाँ तक बात है, तो जैसे अभी हम वॉइस और ऑडियो, ऑडियो और वीडियो दोनों का ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना? तो Yes. ऑनलाइन में भी मोस्टली इस तरह ही होता है कि पेशेंट आपको दूर दराज क्षेत्र से भी कांटेक्ट करता है, पूछता है, तो आप उनको एक सिंपल, कुछ नहीं है, टू whomsoever इट मे कंसर्न, या आई ऑथराइज जैसे करते हैं, है ना, टू whomsoever इट मे कंसर्न, I agree that my information about my case may be utilized for educational purpose, keeping my personal information secret. My name, age, my name and address to be kept confidential. इस तरह से एक लाइन दो लाइन लिख के अगर वो साइन करके देते हैं, आपको लिखित में देते हैं, और ये रिकॉर्डिंग करने का भी जिस तरह से भी राइटिंग में, मतलब अगर आप केस रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक या दो लाइन लिख के इस तरह से इंफॉर्मेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा सेशन रहा मैडम आपका, और फिर आइए कोई एक टॉपिक लेकर के मैं आपसे बात कर लूंगा। इसके साथ में हम लोगों का सेशन आज समाप्त होता है। हम सर लोग मैं दो मिनट चाहूंगी। दरयानी सर ऑनलाइन हैं और भी सीनियर्स हैं, बट अगर दरयानी सर एक दो शब्द कहना चाहें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी सेशन कंप्लीट होने से पहले। मैडम, मैं अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम लोग अच्छा, 1 मिनट एक्सीड कर गए हैं, और ओह ठीक इंग्लिश है, सेशन अभी हम लोग का ठीक है, चालू होने जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत तो धन्यवाद सर आपका, मेरे को ये यहाँ पे आपका आपका प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सेशन में हम लोग को प्रेजेंट करने के लिए। अब हम लोग ये सेशन समाप्त होता है सभी, और हम लोग नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू द इंग्लिश सेशन एंड ओवर टू द होस्ट फॉर दैट सेशन।